हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि हम कक्षा 6 की जो इतिहास विषय की NCERT है उसका अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें कल हो गया था हमारा वर्ण व्यवस्था तक। तो आज हम जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे। ये पैराग्राफ है जनपद। तो चलिए लेट स्टार्ट। देखिए लिखा है, महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर, एक मिनट, जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। देखिए जो जनपद होता है, तो जनपद यहाँ पे बताया गया है कि जनपद क्या होता है। जनपद होता है वह जहाँ पर जो लोग होते हैं वो बसते हैं या रहते हैं, या उनकी जो जीविका होती है वहाँ मतलब रहती है, घर उनका वहाँ होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। तो देखिए पीछे चलते हैं हम। पीछे नहीं, इसमें तो नहीं है, 49 ये कितना है, 47 है। 49 पेज पे चलते हैं हम। ये है, देखिए जो हम इतिहास में पढ़ते हैं तो कितने महाजनपद पढ़ते हैं हम, 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें उन सब के नाम लिखे हुए हैं। देखिए जैसे गांधार, तक्षशिला, ठीक है, और ये हो गया कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, वज्जी और अवंती, उज्जैन। ये सब जो हैं ये सब महाजनपद हैं। ये सब महाजनपदों की श्रेणी में ही आते हैं। जितने भी हैं ये यहाँ पर महाजनपद हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पर थे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जनपद, अब देखिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पीछे चित्र में बताया था वो क्या है, वो जनपद और महाजनपद उसमें दोनों हैं और नगर भी हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद कौन होते हैं, हमने पहले भी बताया है कि जो जैसे इतिहासकार हो गए तो वो क्या है, इतिहास का अध्ययन करेंगे किस आधार पे, वो पुरानी चीज़ों के आधार पे, और जो मुख्यतः लिखित साक्ष्य होते हैं उनके आधार पे क्या करते हैं, इतिहास को जानते हैं। लेकिन जो पुरातत्वविद होते हैं ना, वो ऐसे काल की, जब हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, ऐसे काल की भी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। और वो पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं खुदाई में, उनका अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। तो उन्होंने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। अब इनमें क्या हुआ, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अब जब इन्होंने इन तीनों जगह की क्या की, खुदाई की, तो उन्हें पता चला कि जो लोग होते थे उस समय वो झोपड़ियों में रहते थे, और मवेशी जो हम पालते हैं ना, पशु, उनको हम मवेशी भी कह देते थे, और वो जानवरों को भी पालते थे। अच्छा, उनका जो खाद्यान्न था वो क्या था, वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। देखिए अध्याय 3 में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते हैं वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते, क्या क्या नहीं खाते थे, उनका खाद्यान्न क्या था। तो यहाँ पर ना ऐसी 2 चीज़ें आई हैं। देखिए यहाँ पर चावल तो आया है, लेकिन जो चावल है वो पिछले हमने तीसरे अध्याय में नहीं पढ़ा। तो एक तो चावल और एक गन्ना, ठीक है, वो लोग उस अध्याय में चावल और गन्ने का उल्लेख नहीं है तीसरे अध्याय में। दूसरा, उसमें एक ऐसी चीज़ भी है जिसका उल्लेख वहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है इस अध्याय में, और वो चीज़ है मटर। जब आप तीसरा चैप्टर खोल के देखोगे तो उसमें आपको खुद दिख जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। अब हम यहाँ जनपदों के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो लोग जनपद में रहते थे तो वो कैसे बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अच्छा, जो धूसर कलर होता है, धूसर किसे बोलते हैं हम, कल मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाई थी। धूसर जो होता है ना, ब्लैक और जो वाइट होता है ना, उसके बीच में एक जो कलर होता है उसको हम बोल देते हैं धूसर। जैसे सुरमे का कलर होता है ना, या जैसे मतलब ग्रे कलर जैसा होता है। तो इनमें क्या है, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे।
इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या कहा गया है? चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र के बारे में ही कल हमने अपनी एक शॉर्ट बनाई है, आप उसको जाके देखिएगा। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और आमतौर पर यह सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। देखिए जो पात्र होता है ना, पात्र होता है एक तरह का कंटेनर, ठीक है। ये ऐसा कोई गोल बर्तन या कुछ नहीं होता है, ये होता है कंटेनर। जैसे हमारा जिसको हम बोल देते हैं कटोरा टाइप का भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन, तो टिफ़िन का जो वो होता है उसको हम कंटेनर ही तो बोलेंगे ना, जो डब्बा जैसा होता है, तो ये होते हैं कंटेनर टाइप। अब आगे चलते हैं। महाजनपद। देखिए अभी हमने ऊपर जनपदों के बारे में पढ़ा था, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। देखिए ये जो जनपद थे ना, ये ही आगे चल के महत्वपूर्ण हो गए। तो अब जनपदों से क्या हो गया, इनका नाम महाजनपद हो गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अब देखिए ये जो नीचे मानचित्र है, ये मानचित्र 4 है। तो यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उसके क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब देखो यहाँ पर हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं। एक मिनट, हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं, ठीक है यहाँ। और ये जो महाजनपद हैं इसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, इन्होंने जैसे ये किलेबंदी की थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये किला हो गया, ये जो मैं बना रही हूँ, ठीक है। और इस किले के चार, जैसे हमने किला बना दिया या हमने कुछ एक घर बना दिया, अब इस घर को हम क्या कर रहे हैं, चारों ओर एक दीवार से, बड़ी दीवार से घेर रहे हैं और यहाँ एक बीच में गेट लगा दे रहे हैं। या मान लो एक गेट हमने इधर की साइड भी लगा दिया बहुत बड़ा। तो ये जो हमने दीवार बनाई ना ये वाली, तो इसको हम बोलेंगे किलाबंदी करना। सबसे पहले बच्चे ये सीख लें कि किलेबंदी क्या होती है, ठीक है। यानी कि ये जो हमने घर बनाया था इसकी हमने इस दीवार को बना के क्या कर दी, सुरक्षा कर दी एक तरह से। तो अब इस किलेबंदी को करने में क्या क्या होता था, मतलब क्यों की जाती होगी, कि जो बड़े बड़े राजा होते थे ना, तो ये ऐसी विशाल और प्रभावशाली जो दीवार बनाते थे, तो वो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। देखो अब हम ये अपनी इसलिए सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, किलेबंदी करवा रहे हैं। और जो किले के अंदर लोग रहते थे उन पे क्या है, अपना वो नियंत्रण भी कर सकते होंगे इस तरह से। अब देखिए जब ये दीवार बनती थी, तो दीवार बनाने के लिए भाई बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। एक तो व्यापक योजना की आवश्यकता थी, लाखों की संख्या में ईंटों की आवश्यकता थी और पत्थरों का भी इंतजाम करना पड़ता था, हज़ार। और देखो खाली संसाधनों से ही कुछ नहीं हो जाता है। मान लीजिए हमने ईंट भी मंगा ली, पत्थर, सीमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं वो लगती हैं, वो सब मंगा ली, लेकिन काम करने वाला हमारे पास कोई है नहीं, है ना। अब जब काम करने वाला ही कोई नहीं है तो फिर दीवार कैसे बनेगी। तो स्त्री तथा पुरुषों ने इसके लिए बहुत अथक परिश्रम किया होगा। इसके अलावा भी इनके लिए अलग से संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ये हो गया दीवार के बारे में। किलाबंद जो वो करते थे, किले को अपने चारों तरफ से जो वो घेर लेते थे, या जिस जगह भी वो रहते थे उसको, तो एक दीवार जो बड़ी सी बनाते थे उसको कहते थे किलाबंदी करना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। देखिए सिपाहियों को क्या दिया जाता था, इस बात पर ध्यान देंगे, जो वेतन है वो नियमित दिया जाता था। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकी सेना हो गई ना, वो स्थायी सेना हो गई, अस्थायी नहीं थी। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ 84 पर चित्र देखो। देखिए
यहाँ पर इसी बुक में क्या है ना, चित्र दिया हुआ है पेज नंबर 84 पे। ये तो हम पेज नंबर 50 पर हैं अभी, ठीक है। तो आहत सिक्कों का चित्र दिया गया है वहाँ पर के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम कब पढ़ोगे? अध्याय 8 में पढ़ोगे। देखिए अब एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताओ। अब हमें यहाँ पर 2 अंतर बताने हैं। अब देखो, जब 2 अंतर हमें बताने हैं तो हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा याद करेंगे कि ऋग्वेद में जो हमने राजाओं के बारे में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। अभी अगर हम इसी में थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हम यहाँ पर एक हेडिंग देख पा रहे हैं। ये हेडिंग है कर, यानी कि टैक्स। तो अब हम करों के बारे में जैसे इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो हमें क्या है, इसी से हमें अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, चलिए। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो देखिए पहला जो अंतर है हमें ऋग्वेद के राजाओं में और यहाँ के राजाओं में मिल गया। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, लेकिन जो ऋग्वेद के राजा थे वो ऐसा नहीं करते थे। तो एक अंतर तो हो गया ये, ठीक है। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो महाजनपदों के राजा थे वो टैक्स लेते थे, और टैक्स कौन कौन सा लेते थे, टैक्स भी आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह के टैक्स वो लेते थे। अब देखिए एक जो अंतर हमारे सामने आया ये कि जो ऋग्वेद के राजा थे वो स्थायी सेना नहीं रखते थे, जबकि महाजनपदों के राजा रखते थे। और जो दूसरा अंतर है वो ये हो गया कि जो महाजनपदों के राजा थे वो लोगों से क्या करते थे, उपहार न लेकर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। जबकि जो ऋग्वेद के राजा थे, ऋग्वेद के राजा ना तो स्थायी सेना रखते थे और ना ही वो जनता से कर लेते थे, बल्कि क्या करते थे, जनता से जो उपहार उनको प्राप्त होते थे वो उन पर निर्भर रहते थे। तो आई होप कि आपको ये 2 अंतर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए ये जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है, ठीक है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ये जो चित्र देख रहे हो आप, ये जो कौशाम्बी किला है ना, कौशाम्बी भी एक महाजनपद था, तो कौशाम्बी का जो किले की दीवार थी ये उस दीवार का चित्र है। और ये कहाँ पर मिली है, जो हमारा आज का यूपी है तो उसके पास, यूपी का जो इलाहाबाद है उसके पास मिली है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कर। जैसे कि अभी हमने करों के बारे में पढ़ा, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि जो महाजनपदों के राजा हैं वो अब क्या रखने लगे थे, सेना रखने लगे थे। तो इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में क्या है, संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता हुई, ठीक है। तो महाजनपदों के राजा क्या करते थे, अब लोगों के उपहारों पर निर्भर न होकर उनसे टैक्स लेने लगे। अब टैक्स कौन कौन से थे, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। टैक्स के बारे में, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग। देखिए जो फसल होती थी तो उसका जो छठा हिस्सा होता था ना, तो वो क्या लेते थे, कर के रूप में ले लेते थे किसानों से। अब अगला हम पढ़ेंगे कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। जो कारीगर होते थे ना, जो काम करते थे, ठीक है, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब ये जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, जैसे बुनकर हो गए, लोहार, सुनार हो गए, तो इनका क्या था टैक्स, कि 1 महीने में 1 दिन ये राजा की सेवा में जाते थे। राजा उनसे फिर उसके हिसाब से काम कराता होगा। अब अगला हम पढ़ते हैं, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अब जैसे कोई भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है, दूध हो रहा है, उसके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, तो वो जो उसके प्रोडक्ट्स हो रहे हैं या उत्पाद हो रहे हैं तो उनके रूप में क्या करेगा, वो टैक्स देगा। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था, ये तो हम आज भी देते हैं, ठीक है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। देखिए कितना अच्छा आया है ये लाइन। जो आखेटक और संग्राहक होते थे ना, जैसे आदिवासी टाइप होते हैं, तो उनको भी क्या है, जो वो जंगल से प्राप्त वस्तुएं होती थी उनकी, तो उनमें से एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो ये जो हैं सारे हो गए मतलब टैक्स के प्रकार, ये जितने भी हैं ये सब टैक्स के प्रकार हो गए जो महाजनपदों के राजा लेते थे अपनी जनता से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए नीचे जो लिखा हुआ आया है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। अब ये लाइन आई है, इसको ध्यान से देखें भाई। जंगल से प्राप्त वस्तुएं देते थे, यहाँ तो हमें उन्होंने एक लाइन में बता दिया, लेकिन जंगल से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती थी। तो देखिए जंगल से जैसे मांस हो गया या जंगली शहद हो गया, और क्या प्राप्त हो सकता होगा, फल, जड़ी बूटियाँ, जानवरों का वो शिकार करते थे तो जानवरों की खाल भी दे सकते होंगे, सींग तथा हाथी दांत, और क्या है जैसे मतलब वन्य जो उपज होती है ना, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वन में उगती हैं तो वो देते होंगे, या इसके अलावा भी कुछ जंगली वस्तुएं होती होंगी जो आखेटक और संग्राहक राजा को भेंट के कर के रूप में देते होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कृषि में परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी हैंड टू हैंड। देखिए इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के फाल, देखिए जो हल होता है तो उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, जिससे ज़मीन खुदती है, तो वो होता है फाल, उसको बोलते हैं हल का फाल। अब किस चीज़ के बनने लगे, लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की क्या बढ़ गई, उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर कहाँ गया, एक मिनट, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। रोपण मतलब उसको रोपना या लगाना। जैसे आज हम धान लगाते हैं ना, एक एक पौधा लेके और जो है उसको हम ज़मीन में क्या करते हैं, गाड़ते हैं, ठीक है। तो अब पहले की तुलना में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी कैसी हो गई, ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कि कम्मकार कहा गया है यहाँ पर, मजदूरों को करते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है भाई कि क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। भाई देखिए जितना हमारा सेंस है हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि राजा क्यों जो है प्रोत्साहन देते होंगे। टैक्स, ये जो है ना ये चीज़, ये राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ठीक है, कर। तो अब जब राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था ये, तो अब एक बात सुनिए, ये हम देखते हैं ये जो टैक्स है, ये टैक्स किस आधार पर लगाए गए हैं, ज़्यादातर इसी आधार पर लगाए गए हैं ना कि जो लोग काम करते हैं, जो उनकी कमाई का हिस्सा होता है, तो उसमें से क्या है, टैक्स लगाया गया। अब एक बात सुनिए, जितनी कमाई होगी उतना टैक्स भी तो बढ़ा सकता होगा ना राजा। तो इसमें हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, वो ये कि फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक है। धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। तो अब इन सब से क्या हुआ, इन सब से जो डिफरेंस आया वो ये आया कि अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह गए और पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो जब अब पैदावार ज़्यादा होगी तो राज्य की आय बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना, ठीक है। राज्य की आय बढ़ेगी तो राज्य समृद्ध होगा। अब राज्य समृद्ध होगा तो ऐसे कार्य के लिए क्या है, राजा तो प्रोत्साहन देगा ही देगा, है ना। तो इसलिए क्या है, राजा प्रोत्साहन देते होंगे इसको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। और कोई क्वेरी हो आपकी या कोई चीज़ हो जिसे आपको जानना हो तो आप अलग से भी जो है उसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे पूरा करेंगे या मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। धन्यवाद।